बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो दो मीडियम हो और वो उनके मिलने से एक हमारे पास प्लेन बन रहा हो, जिसे हमने इंटरफेस प्लेन बोला था। तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही हैं, तो वो जब प्लेन से टकराएंगी, प्लेन ऑफ इंटरफेस से टकराएंगी, तो कुछ रेडिएशन दोबारा पहले मीडियम में आ जाएंगी और कुछ ट्रांसमिट कर देंगी। और हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बात किए थे, फाइंड किए थे उसमें। और हमने जो उस प्रॉब्लम में देखा था कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो बिल्कुल नॉर्मली नॉर्मल पे जो है, वो जो इंटरफेस प्लेन है उसके बिल्कुल नॉर्मल पे इंसिडेंस कर रही थी, नॉर्मल टकरा रही थी। इस जो प्रॉब्लम में हम बात करेंगे ऑब्लीक इंसिडेंस की। जब वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही हो इंटरफेस प्लेन के साथ, हमारी रेडिएशन कुछ एंगल बनाए, तब उनका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, वो हम फाइंड करेंगे अब। तो उनको फाइंड करने के लिए हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी। जो ऑप्टिक्स के हमारे 3 लॉ हैं बेसिक, जिसमें स्नील लॉ और एक लॉ है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बेसिक हम 3 लॉ जो है ना, ये ड्राइव करेंगे और फिर हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो पहला जो हमारे पास लॉ है वो ये है कि प्रूव दैट इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स फॉर्म ए प्लेन कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये ऑप्टिक्स का जो पहला लॉ है कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड वेव जो है, अब वो जो एक ही प्लेन में लाई करती हैं ये, हाँ, और उसी प्लेन के अंदर हमारा जो सरफेस है, जो इंटरफेस से हमारे पास जो प्लेन बन रहा है, उसका नॉर्मल भी उसी प्लेन में लाई करता है। तो ये हमारा जो पहला प्रूव है। इसको प्रूव करेंगे हम। हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए सोल्यूशन कुछ फाइंड किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हमने सोल्यूशन फाइंड किए थे नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए। अगर मैं उसको इंसिडेंट वेव के लिए लिखूं तो मेरे पास कुछ ये सोल्यूशन आएगा। अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव के लिए लिखूं तो ये सोल्यूशन होगा, और ट्रांसमिटेड वेव के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन होगा। इसमें जो वेव वेक्टर्स हैं मेरे पास, के आई, के आर और के टी, ये बेसिकली इस फॉर्म में होंगे मेरे पास। के आई बराबर होगा के आई एक्स, के वाई और के आई जी के, और के आर इस तरह से, और के टी ये बराबर होंगे। और जो उसमें आर है मेरे साथ, के डॉट आर लिखा हुआ था, जो आर है वो मेरे पास बराबर, मैंने उसको माना हुआ कि एक्स आई वाई जे और जी के है। और अब अगर हम अपनी प्रॉब्लम को देखें तो के वेक्टर के जो हमारे पास इंसिडेंट वेव का वेक्टर है, जो रिफ्लेक्टेड वेव का वेक्टर और जो ट्रांसमिटेड वेव का वेक्टर है, वो z इक्वल्स टू ज़ीरो पे, जब z एक्सिस हमारे पास जो z की वैल्यू जहाँ पे ज़ीरो है, उसमें ये तीनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे हमारे पास मिलते हैं। ये तो मैंने इसको ओरिजिन पे ड्रा किया हुआ ना। तो अगर आप यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे एक इंसिडेंट वेव आ रही, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और यहीं से ट्रांसमिट होगी। तो एक ही पॉइंट के ऊपर z इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमारे तीनों वेक्टर्स एक पॉइंट पे आ जाते हैं। और तीनों पॉइंट पे एक आने का मतलब ये है कि उस टाइम पे इन तीनों वेव वेक्टर्स की एक ही वैल्यू होगी। तो मैं ये कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ, और ये कंडीशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि के आई डॉट आर इक्वल्स टू ज़ीरो मेरे पास बराबर होगा के आई डॉट आर एट जी इक्वल्स टू ज़ीरो बराबर होगा के टी डॉट आर एट जी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इंसिडेंट वेव के लिए, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए और ट्रांसमिटेड वेव के लिए। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, के आई वाले का डॉट प्रोडक्ट ले लें आर के साथ, वो कुछ ये आ जाएगा। और फिर के आर वाले का डॉट प्रोडक्ट ले लें आर के साथ, तो ये आ जाएगा। और फिर के टी वाले का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो ये आ जाएगा। इसमें z इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दें, जो हमारी कंडीशन है, z इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से देखने से भी एक चीज़ तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास इंसिडेंट वेव जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो फिर हमारी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव भी जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर आएगी। देखें, इसका वेव वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में आ गया, इसका वेव वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में आ गया, जो ट्रांसमिटेड वेव है वो भी एक्स वाई प्लेन में आ गई, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो भी एक्स वाई प्लेन में आ गई। तो एक तो यहाँ से हमारा ये प्लेन जो हमारा प्रूव है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, इसको फर्दर और आगे आप चेक करना चाहें तो अगर मैं इसके अंदर y इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दूँ, मतलब कि हमारा अभी मैंने माना कि हमारा जो ये एक्स जी प्लेन के ऊपर मैंने ये सारा कुछ ड्रा किया हुआ है। अगर मैं मानूँ कि ये z से ऊपर, मतलब ये y की डायरेक्शन में किसी जगह पे ये हमारे पास आएगा z इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि z इक्वल्स टू ज़ीरो जो है वो कहीं पे भी आ सकता है, इस पूरी लाइन में कहीं पे भी आ सकता है। एक्स वाई प्लेन जो इंटरफेस से बन रहा है वहाँ पे कहीं पे भी z इक्वल्स टू ज़ीरो आ सकता है। बेसिक z इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है।
तो उसमें कहीं पे भी हमारे पास होगा। अगर मैं y को भी ज़ीरो कर दूं तो वो तीनों ये जो वेक्टर है इसको x एक्सिस पे चले जाना चाहिए, सिंपल x एक्सिस पे, क्योंकि y भी z भी ज़ीरो, y भी ज़ीरो, तो ये सिंपल x एक्सिस की इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। तो इसको ज़ीरो करने से हमारे पास सिर्फ x के कंपोनेंट मिलने चाहिए। तो y को ज़ीरो किया तो मेरे पास ये x का कंपोनेंट आ गया, ये भी x और ये भी x की फॉर्म में आ गया, x सबसे कट जाएंगे और ये मेरे पास आ गया। तो ये भी यहाँ से एक और हमारी जो हमने जो प्रूव करना था वो ये प्रूव हो गया कि जब तो z ज़ीरो है, जब इंसिडेंट वेव के लिए z ज़ीरो है तो बाकी दोनों के लिए भी ज़ीरो है। जब हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव जो इंसिडेंट वेव जब हमारे पास एक्स वाई प्लेन में आ रही है तो बाकी दोनों वेव्स भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन में आ रही हैं। और जब इंसिडेंट वेव हमारे पास जो है आ रही है उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ आ रही है तो बाकी दोनों वेव्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएंगी। तो ये बेसिक हमारा प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे फर्दर इसकी इक्वेशन बनाने के लिए, इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में शो करने के लिए आप इसके वैल्यूज़ निकाल लें। के आई एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास वेव वेक्टर है के आई इंसिडेंट वेव वेक्टर, इसका एक्स की डायरेक्शन में अगर मैं ये एक्स से इसके एक्स की डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट निकालूँ तो ये थीटा के सामने वाला कंपोनेंट आएगा, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट जो वो मैग्नीट्यूड के साथ साइन थीटा के साथ लिखते हैं। इसी तरह से के आर का एक्स वाला कंपोनेंट और के टी का एक्स वाला कंपोनेंट निकालेंगे और उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये प्रूव करती है कि ये तीनों वेक्टर्स जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट प्रूव करेंगे जिसमें हमने प्रूव करना है कि रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के।